as all of us know that our music comprises of, in fact, music comprises of, universal music comprises of 7 notes. In our system, it is called the octave. The octave is sa, re, ga, ma, pa, da, ni. इसे हम सप्तक भी कहते हैं. सिवाय सा और पा के बाकी तमाम सुर, बाकी पांचों सुर जो हैं, दे आर मूवेबल. जो इमूवेबल हैं उन्हें हम कहते हैं अचल, यानी वो चल नहीं सकते, वे अपनी जगह कायम रहते हैं. बाकी जो हैं वो हैं चल सकते हैं. चल सुर, अचल और चल. तो जो चल हैं उनके कोमल और तीव्र दोनों सुर हैं. तो ये मिला के हमारे 12 सुर बनते हैं. 12 सुर जहां पे इकट्ठे इस्तेमाल है, ये 12 सुरों का जो ऑक्टेव है, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिक स्केल. यानी इसमें कोमल भी लग रहे हैं और तीव्र भी लग रहे हैं. इसका इस्तेमाल अरेबिक म्यूजिक में, ईरानियन म्यूजिक में और कुछ अफ्रीकन म्यूजिक में होता है. और वो जो मिडिल ईस्ट में इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं मकाम. जैसे हमारे यहाँ राग है, वहाँ उनके यहाँ है मकाम. यानी एक सुर कायम करके उससे आगे वो चलते हैं अपनी सप्तक की तरफ उन 12 नोट्स में से. हमारे यहाँ सारे गामा पाधा नीसा के हिसाब से चलते हैं. वो बीच में से कोई सुर लेके उसको आगे अपना तरतीब बना लेते हैं ऑक्टेव की, और उसको हम कहते हैं मकाम. तो वो सिस्टम बेसिकली यही है, लेकिन उसका थोड़ा सा फर्क ये है कि वो बीच में से सुर उसका कायम करके आगे चल पड़ते हैं स्केल बनाने के लिए. तो ये इस्तेमाल होता है मिडिल ईस्ट में और दूसरी कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में. अब कॉम्पोजिशन तो हम कर रहे हैं, कंपोजर कर रहा है. एक प्रोड्यूसर जो है उसको ये पूरा अंदाजा होना चाहिए कि कॉम्पोजिशन का प्रोसेस जो है वो क्या है. तभी वो अपने कंपोजर से, अपने म्यूजिक डायरेक्टर से ये कह सकता है कि मुझे यहाँ इसको चेंज चाहिए, मुझे यहाँ इसको ऐसा चाहिए, इस तरह के इमोशंस चाहिए, इस तरह की बीट चाहिए, ये फास्ट है या ये स्लो है, या इसके वर्डिंग्स ये हैं, या उसके साथ क्लैश कर रहा है, या उसके मूड के साथ नहीं जा रहा. एंड सो मेनी अदर फैक्टर्स. All these factors have to be kept in mind before we discuss the composition with the composer or tell our requirements to the composer. And the composer follows a certain method of composing songs or music, whatever form it is. So, methods जो हैं वो क्या हैं, किन जरिए से, किन जराए से वो कंपोजर जो है वो गुजरता है और कॉम्पोजिशन बनाता है. पहला तो ये है कि वो या तो अगर उसके अपने जहन में इतने सुर कायम हैं, बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से वो खुद जो है वो इंटरप्रेट कर सकता है और बता सकता है. लेकिन ये बहुत कम देखा गया है. ये सिवाय हमारे यहाँ तो मिसाल इसकी ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब ही थे, जो खुद जहन से बताया करते थे और गा के बताया करते थे कि ये मुझे चाहिए. वरना इसकी आम रिवायत ये है कि हारमोनियम या बाजा जिसे हम कहते हैं, उसकी मदद से कंपोजर कॉर्ड छेड़ता है, और जो भी कॉर्ड यानी कि 4 या 3 सुरों का इकट्ठा छेड़ना, उसको हम एक कॉर्ड कहते हैं. तो वहां से उसके जहन में कोई मूड बनता है, कोई कॉम्पोजिशन आती है, कोई सुरों की तरतीब आती है. या अगर वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है इन द राग सिस्टम, हमारी क्लासिकी मौसीकी से वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है, तो वो किसी एक राग को चुनता है. अगर वो राग सूटेबल नहीं लगता किसी और राग में, तो ये सारी चीज़ें उसको कॉम्पोजिशन की तरफ लीड कर सकती है. या फिर रैंडम सिलेक्शन हो सकती है. कोई भी कॉर्ड आपने छेड़ा, आपका जहन इतना क्रिएटिव है कि आपने उसमें से कॉम्पोजिशन क्रिएट कर ली, या किसी खास इमोशन के तहत आपने कंपोज किया, कोई खास टोन आपके जहन में आई, फिर उसको आपने सजाया विद एडिशनल एम्बेलिशमेंट्स और उसमें डेप्थ ऐड की. पहले तो बहुत रॉ फॉर्म में आती है कॉम्पोजिशन, उसमें फिर आदमी एक्सप्रेशन और फीलिंग्स डालता है, और वो आदमी जो है वो है कंपोजर. और उन फीलिंग्स को और उन इमोशंस को जब हम यूज करते हैं, देन वी यूज द टर्म कि इट हैज एडेड डेप्थ टू द कॉम्पोजिशन. अब बेसिक तर्ज जो है जिसे हम मेलोडी लाइन कहते हैं, वो डिपेंडेंट है लिरिक्स पे.
लिरिक्स क्या हैं? द वर्ड्स, यानी गीत की जो शायरी है या आज़ाद नज़म है, वट एवर वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड फॉर इन दैट कॉम्पोजिशन, उस पे डिपेंडेंट है मेलोडी लाइन। ये नहीं है कि आपके लफ्ज़ कहीं और जा रहे हैं और मेलोडी कहीं और जा रही है, उसका मूड फर्क है। तो ये इन दोनों की कोहेरेंस के लिए आपकी मेलोडी जो है उस पर डिपेंडेंट है लिरिक्स। और अगर मेलोडी आपने पहले बना ली है और फिर आपने बाद में शायर से दरख्वास्त की है कि आप इस मेलोडी पे कुछ हमें इनायत फरमाइए, कुछ शायरी दीजिए, तो फिर शायर जो है उस म्यूजिक के मूड के मुताबिक आपको शायरी देगा। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो इंटरडिपेंडेंट हैं। और इसमें आप फिर और एक जरिया है कंपोज करने का कि आप इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं। अब मैं कहता हूं कि मुझे आरसी बुराल की वो ट्यून जो है वो बड़ी पसंद है, उसको मैं कैसे, वो अंदाज। अब इंस्पायर होना कोई गलत बात या पायरेसी में नहीं आता। You can always draw inspiration from rags, from other compositions, from other composers' compositions. लेकिन ऐन ही जब हम उसको कॉपी करते हैं तो वो फिर आ जाता है पायरेसी के ज़मरे में, और वो फिर अच्छा भी नहीं समझा जाता। बड़ा एक उसको आप समझें कि लो उसमें आ जाता है, उसकी कैटेगरी में, कंपोजर जिसका काम जो है वो नक्काली के ज़मरे में आ जाए और वो नक्काल कहलाए। तो अच्छे कंपोजर और बाकायदा कंपोजर जो है वो नहीं आपने देखा है। अब आप इसको ऐसे अंदाजा लगाइए कि अगर 1000 कंपोजर है, जब से ये काम शुरू हुआ है हमारा, 1000 कंपोजर आगे हजार हजार गाना एक एक कंपोजर बनाता है ऑन द एवरेज। किसी का कम है, किसी का इससे ज्यादा है, काफी ज्यादा लोगों ने काम। तो ये तकरीबन 10 लाख कॉम्पोजिशन बन जाती हैं और एक से एक दूसरी कॉम्पोजिशन जो है वो नहीं मिलती। तो ये आपने देखा कि इंसानी जहन में कितनी वसअत है, ज़हनी इख्तरा उसकी, यानी स्काई इज द लिमिट वाली बात है, और यही क्रिएटिविटी है। इसीलिए कहा जाता है कि इंसानी जहन का पोटेंशियल जो है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन इसके लिए इल्म, तरबियत और जहन की इख्तरा का होना बड़ा ज़रूरी है। क्रिएटिव माइंड, creative in the positive sense of the word. फिर एक और मेथड है कॉम्पोजिशन करने का, यू स्टार्ट प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट रैंडमली, फ्री प्लेइंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी आज़ाद तरीके से आप अपने इंस्ट्रूमेंट को बजाएं और उसमें से जो भी आपको सुर बेहतर लगे, जो आपको बहुत इंस्पायर करें या बहुत आपके जहन पे असरअंदाज हों, या जो आप बेस्ट समझें उन इमोशंस को डिपिक्ट करने के लिए, उस पर आप बेस करके कॉम्पोजिशन बना सकते हैं। लेकिन आजकल जो एक और तरीका मुरव्वज है कॉम्पोजिशन करने का, वो है टेक्नो म्यूजिक। टेक्नो म्यूजिक इज बेसिकली ट्रांसलेटिंग फोनेटिक्स ऑफ स्पीच इनटू डिजिटल साउंड। ये हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए। कंपोजर्स जो ट्रेडिशनल थे वो तो इसको नापसंद करते थे, क्योंकि वो उनका ये कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में वो फील नहीं आ सकती जो एक अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट में आती है। अब यहाँ जिक्र हुआ अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट का और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का, तो इन दोनों का फ़र्क मैं आपको बताता जाऊँ। अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स आप उनको हम कहते हैं जो कि बिजली के बगैर चले, जो कि इंसान खुद साउंड प्रोड्यूस करे उसका। और दूसरा जो है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स, वो साउंड्स हैं जो बिजली के ज़रिए साउंड प्रोड्यूस की जाए, जैसे इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, इलेक्ट्रिक गिटार है, बेस गिटार है, एंड सो ऑन। रिदम्स हैं बेसिकली R8 और इस तरह के टेम्पो के लिए बने हुए हैं इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उनसे साउंड क्रिएट करके तो वो हम कॉम्पोजिशन करते हैं, जिसको हम टेक्नो म्यूजिक कहते हैं। और जो अच्छे कंपोजर्स हैं, जो जीनियसेस अब इस काम में आए हैं, दे आर वेरी यंग जीनियसेस लाइक AR रहमान, अब अगर नाम लिया जाए, तो ये वो लोग हैं जो इनका कॉम्बिनेशन करते हैं ऑफ अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स। उसके ब्लेंड से जो म्यूजिक ये क्रिएट करते हैं उसका एक अपना तासुर होता है,
یعنی فیل وہ لیتے ہیں اکوسٹک انسٹرومنٹس کے ذریعے اور اس کا جو فورس ہے، اس کے جو والیوم ہے وہ یوز کرتے ہیں الیکٹرانک انسٹرومنٹس کا۔ اب ان کا بلینڈ جو ہے یہ آسان کام نہیں ہے، یہ جب تک آپ کی ٹریننگ ان میوزک اینڈ ایئر آپ کا ٹرین نہ ہو اس کام کے لیے، آپ کے لیے بہت مشکل ہے کہ یہ آپ اس کو بلینڈ کر سکیں۔